मतलब एज आई नो दिस ईयर जितने मतलब जो हाइक हुई है ना किसी रैंक में, तो मेरी सबसे बेस्ट है जिसमें मैं 1010 से सीधा 23 पर हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि मैं पिछले साल एक मॉक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें कोई सर थे, शायद वो 1012 के आसपास थे, और उन्होंने लगभग 38 के आसपास या 40 के आसपास रैंक प्राप्त की थी। तो उन्होंने कुछ दो तीन चीज़ें बताई थी मुझे, तो कहीं ना कहीं उसने भी मुझे काफ़ी साथ दिया। और मैं वैसे 2020 से ही इस एजुकेशन में खास करके आरईएस में लगा हुआ हूँ। और इसमें मतलब जनवरी 2020 से मैंने कोर्स लिया ऑनलाइन मेंस का इंस्टीट्यूट से। उसके बाद में मैं जुड़ा रहा, और 2021 की वैकेंसी के टाइम में स्प्रिंग बोर्ड से मैंने टेस्ट सीरीज ली। और मेरा एक B2 बैच था भैया का, भैया मेरे साथ ही हैं, तो उनका ऑनलाइन एक्सेस, क्योंकि कोविड महामारी के टाइम संस्थान ने सबको ऑनलाइन एक्सेस दी थी 21 वाली वैकेंसी के टाइम। और उस समय हमारा सिलेबस भी चेंज हुआ। जब हम देखते हैं आज हम जो मेंस का सिलेबस देखते हैं, वो कहीं ना कहीं पिछली वैकेंसी से भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो उस समय मतलब संस्थान में खास करके जैसे मनोहर सर हैं जो जोधपुर से ही जनरली पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लास है जिसमें साइंस में मतलब मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, और आर्ट्स में मार्केट 12th में होम साइंस, ड्राइंग और ज्योग्राफी रही। ठीक है। और वो क्यों रही, सीधा रीजन था, भाई मेरिट चाहिए थी कि भाई मतलब उसमें 85% थी मेरी। तो मेरे तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, ड्राइंग में 98 नंबर थे आउट ऑफ 100, और ज्योग्राफी में 95, और होम साइंस में 96। तो नहीं होने चाहिए थे होम साइंस में तो, लेकिन थे मेरे। तो हम साइंस में वैसे ही बहुत पीछे हैं उसमें, नो डाउट। तो वो सर मनोहर सर का बड़ा योगदान रहा उसमें कि मतलब उन्होंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए। उसके बाद में टेस्ट सीरीज में, जैसे जैसे मैंने बताई कि मैं टेस्ट सीरीज से जुड़ा रहा, और 2 साल तक मैंने संस्थान में जो कॉपियाँ आती है आपकी वैल्यूएशन के लिए, जो आपको मंडे के टेस्ट लगते हैं, तो उसमें मैंने कॉपियाँ भी चेक की है, इवेलुएट की हैं। अब तो खैर आप नए बच्चे हो, और मैं 1 साल से मैंने होल्ड की थी, क्योंकि अभी फिर मैंने प्रिपरेशन पे ही ध्यान दिया। तो आपके जो पहले के साथी, उन्होंने मेरे सिग्नेचर वाली कॉपियाँ देखी होगी विकास चौधरी के नाम से। तो मैं 2 साल तक संस्थान की जो कॉपी वगैरह है वो भी मैंने चेक की। और संस्थान के जो इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम था उसमें मैं जुड़ा रहा। 2021 की वैकेंसी की सारी बातें हैं। 23 की वैकेंसी तक, मेंस लिखने तक, मैं संस्थान से टेस्ट जो सीरीज चल रही थी खास करके बैच की, और आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज, उसकी कॉपियों को इवेलुएट करने में ही जुड़ा रहा। 23 में मैंने जो सिर्फ 3 मॉक दिए थे संस्थान में, उसके अलावा मैं 23 में मैंने मतलब नॉर्मली मैं आइसोलेट ही था। और फिर उसके बाद में जैसे कंटेंट हुआ थोड़ा बहुत, तो वो भी देख लिया। और देखो मेन चीज़ ये है कि जिस तरह 23 के बाद में चीज़ें बदली है ना, तो आप एक सीधा सोर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते। आप अपने एक सोर्स बनाओगे, लेकिन उसके साथ में आपको 10 सोर्स और ढूंढने पड़ेंगे। तो मैंने भी सेम वही चीज़ें की भाई, सारी चीज़ें मैंने जहाँ से ऑथेंटिक बुक्स मिली, कोई अच्छा कंटेंट मिला, वो अपने साथ साथ मैंने बनाया। हालांकि मेरे लगभग 60 से 70% जो नोट्स हैं उसका बेस स्प्रिंग बोर्ड का कंटेंट ही रहा है। छोटे सब्जेक्ट उनमें से 3-4 सब्जेक्ट, उसके अलावा हिस्ट्री का पूरा पोर्शन, ज्योग्राफी हालांकि मैंने दूसरी थोड़ा बहुत बनाया था खुद का, साइंस का मेरा 50% पोर्शन स्प्रिंग बोर्ड का कंटेंट ही रहा। तो नो डाउट कंटेंट बस आपको एनरिच जरूर करना है। आप पूरी तरह से मतलब इस तरह नहीं है कि भाई मतलब सारे, क्योंकि अब एक सीमित होती है ना चीज़ें, हर किसी का अपना एक लहजा होता है, एक तजुर्बा होता है, तो वो अपने स्तर पर पूरी प्रयास करता है। लेकिन कई बार आपको थोड़ा बहुत एनरिच भी करना है भाई, नो डाउट आप विश्वास कर सकते हैं। और देखो, विश्वास तो करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी बातें रही कि संस्थान से मेरा जो रहा, और कि मतलब अभी वाला इंटरव्यू कॉल भी है, तो लगभग 1-1.5 साल से मैं सभी से कटी था, और मैं बस पढ़ाई में ही लगा रहा था। तो ये सब बातें रही मेरी वाली। अब कुछ और बातें जो मुझे लगता है आपसे शेयर करनी चाहिए। देखो, आपसे मेरे से पहले सारे टॉपर आ चुके हैं, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे बाद में भी आए, लेकिन इस बैच में और बैच में है शायद वो फिर ना। हाँ, तो फिर अभी यहाँ पर देखो ज़्यादा कि भाई आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, कौन सा कंटेंट होना चाहिए, कितना टाइम देना है, रूटीन क्या होना चाहिए, मुझे लगता है उस पर ज़्यादा समय देने की बजाय मैं वो चीज़ें करूँ जो मुझे लगा कि मेरे 21 में, मैंने 21 बाद में 23 में जो किए, मुझे लगता है मैं वो ज़्यादा आपको बताऊँ। आपको पता है भाई, PYQs देखने होते हैं, नो डाउट पता चलता है कि भाई सीधा है ना कि आज मेरी जो उम्र है, मुझसे 3 गुनी एज के मेरे दादाजी है। अब उन्होंने मेरे से दुगनी एज का बीच में जो एक्सपीरियंस किया है, तो वो मैं उनके हिसाब से चलूंगा, है ना। तो कुल मिला के PYQs हमारे पड़दादा की, जब मान लो कि भाई आपने सुपैली का जो अपना बडगा निकल गा, तो वे कहीं का पटर निकला, तो इस तरह वो वहाँ पर PYQs होते हैं। टाइम टेबल थोड़ा सा मैं मेरा बताऊँ तो मैं क्या अर्ली बर्ड वाला आदमी हूँ। आप प्रॉपर गाँव का ही, यहाँ हालांकि अभी थोड़ा पत्रकार का एरिया थोड़ा वेल डेवलप हो गया, तो गाँव और शहर दोनों का इकोटोन सा हो गया वहाँ पर। तो मैं सुबह 4-5 बजे उठ के शाम को 9 बजे तक सोने वालों में से था, और मैं आज भी वही हूँ। तो जो लोग, पहले तो अपना स्टडी टाइम फिक्स करो कि भाई आपको लगता है कि मैं रात को पूरी रात पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि मैं सुबह से दोपहर या शाम तक का ये जो पूरा 12-13 घंटे का स्लॉट है वो रखना चाहूँ, वो रखो। और दूसरी बात, कई सारे लोगों को मैंने देखा है, और उसमें मेरी थोड़ा सा मेरा विचार अलग है। जब हम कई बार बात करते हैं, बहुत हार्ड वर्क होता है, जब हम बात करते हैं कि सब कुछ छोड़ना होता है, कोई त्योहार कौन है, बेरोजगारी में कोई त्योहार कौन है, कोई कहता है कि सारे शौक मार दो, कोई कहते हैं कि भाई सारे दिन बस पढ़ते रहो, मेरा उसमें बहुत गलत, या फिर यूं कि मेरा बिल्कुल 90 डिग्री वाला या फिर 180 डिग्री वाला यू टर्न होता है। मैं उनमें से नहीं हूँ भाई।
मैं आप इंस्टाग्राम पे जाओगे आर्यस अंडरस्कोर विकास, वहाँ पर आपको मेरे 4-5 पोस्ट ऐसी मिलेगी जो अभी की, बाकी सारी पोस्ट में मैं साल में 1 या 2 ट्रिप हमेशा करता था। मेरे जो भी शौक है, क्योंकि उल्टे सीधे अपने शौक है नहीं, मैं चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता। तो मेरे जितने भी अच्छे शौक है, जैसे घूमना, दोस्तों से मिलना, त्योहार मनाना, बडगागन बैठो, गाँव में फुरबो, वो सब मैंने किए हैं और उसके बाद मैं आपके पास खड़ा हूँ। उसमें भी मैं जयपुर में सबसे टॉप मेरी रैंक है, और जयपुर संभाग होने के बाद भी दिलीप सर से मिला सर ने तब यही कहा कि आपको डबल बधाई इस चीज़ की कि आप जयपुर संभाग के हो, किस रैंक पे हो। तो पहली बात सबसे बड़ी, शौक नहीं मारने अपने, जो अच्छा लगता हो वो करो। हाँ, लिमिटेशन में हो, और 1-2 घंटा, आधा पौन घंटा। क्यों? देखो, इस एजुकेशन के साथ-साथ में आपकी उम्र भी तो घटती जा रही है ना। तो कल को 2 साल 3 साल बाद में जब मान लो कुछ ना हुआ, वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं डैम श्योर हूँ, करता हूँ आपको जो चाहोगे। अगर अंदर पूरी समझते हो ना कि मैं अपनी प्रतिभा से आया हूँ, ना मेरे किसी ने दबाव डाला, और मेरे पास पूरी कैपेसिटी है, तो आप वो अचीव करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है, और 2-3 साल बाद में जब आप पीछे मुड़ के देखो ना, तो आपको कभी जीवन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना मेरी बात। जीवन में आज जो तुम कर रहे हो, आज से 3 साल बाद में वापस पीछे मुड़ो ना, तो किसी चीज़ का अफ़सोस ना हो कि मैंने जीवन में वो नहीं किया। भाई हमारी उम्र है, अभी लग गया तो लग गया, इस वैकेंसी में इंटरव्यू कॉल है, मान लो लाग जाता तो लाग जाता, ना लाग तो आगे बढ़ो। क्योंकि ये ऐसा सर्किल है 180 डिग्री जो आपको घुमा ही जाएगा, नो डाउट। आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो वैकेंसी इतनी ज़्यादा आ रही है इस समय कि बच्चा खुद कंफ्यूजन में करा तो करा गए। मैं बीएड कर रखा हूँ, 2020 में मेरी ग्रेजुएशन है, 22 तक मैंने बीएड की, 22 से 24 मेरी एमए इंग्लिश लिटरेचर से। तो मैंने बीएड इसलिए की थी कि समय मिलेगा तो ऑप्शन बी भी रख लेंगे। भाई साहब ऑप्शन बी जितना तो टाइम ही नहीं दे रहे। तो इस स्तर पर आपको अपने आप को 3 साल बाद में जब देखो ना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं काश वो भी कर लेता। तो बढ़िया हँसी खुशी रहो, बढ़िया घर परिवार, जो भी त्योहार आपको अच्छे लगे मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा, आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं, एक जो ट्रेनी आईपीएस है, ट्रेनी आईपीएस, वो पर्टिकुलर आईएएस बनते हैं ट्रेनिंग के बिटवीन। मतलब इन उनमें कोई अलग प्रतिभा है जिसकी वजह से वो पहले आईपीएस और उन्होंने सोचा कि मैं रैंक सुधारूंगा, तो वो रैंक सुधार भी लेते हैं दूसरे अटेम्प्ट में। उसका क्या रीजन है, किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा? जैसे अभी मैं नाम बोल रहा हूँ, श्रीवास्तव सर करके थे जो आईपीएस थे, पहले ट्रेनिंग के टाइम उनका रिजल्ट आया, रैंक 1 थी, उनकी वीडियो काफी, है ना, उनकी वीडियो काफी वायरल। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आदमी आईपीएस होकर ट्रेनिंग में होते हुए भी आईएएस निकाल रहा है? बताइए। हम्म। बिल्कुल। और और कुछ पता है? बताऊं, आप वाला पॉइंट भी अच्छा है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो इंसान ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कैपेसिटी पता है। अब मेरे को पता है, मैं आज भी अगर दूसरा मुझे पीरियड निकालना ना, मैं 4 या 5 घंटा दिन में पढ़ भी निकाल लूँ। तो वो चीज़ तब डेवलप होती है जब आपको पता होता है कि मेरा दिमाग इतनी चीज़ें इस स्पीड से कैप्चर करेगा, मुझे इतना ही उसको देना है, और उसके बाद मुझे उसको देना नहीं है। आप सोचते हो कई बार कि 4-5 घंटा पढ़ लिया, आप कुछ घुस ही नहीं रहा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो उसका रीज़न ये है कि दिमाग हर दिन उसकी अपनी अलग कैपेसिटी डेवलप होती है, और वो उसके हिसाब से चीज़ें कैप्चर करता है। जब आपको लगता है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अब जब आप उसमें घुसाओगे तो भी नहीं घुसेगा। उस समय आप रिलैक्स रहो, बढ़िया जो चौको लागे वो करो, फिल्मा देखो, अब तो यहीं सर्दिया की रजाई में सो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये तब जब दिमाग खुद गएगा, आप अपने आप से नहीं कि दिमाग कह दे कि भाई रिफ्लेक्ट करने लग जा, नहीं। तो इसका रीजन ये है कि वो आईपीएस होते हुए ट्रेनी ये इसलिए सुधार पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे इतना ही पढ़ना है, इतनी मुझे मेरी जरूरत है, और उसमें निकाल लेते हैं। तो बाकी का समय वो बढ़िया अपने कामों में लगाते हैं। कई लोग ट्रेनिंग में रहते हैं, कई लोग ट्रैवल करते हैं। तो आप भी, मतलब मैं यहाँ कौन करे बट वो छोड़ दो, बस ये है कि जो अच्छा लगता है वो भी करना है साथ में जीवन में, है ना। आप तो अभी ठीक है 24 25 25 की रेंज में होंगे, मैं 27 का हूँ, और अभी भी मैं ज्यादा कोई बड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये है कि क्या पता मुझे 30 भी लग जाती, तो 32 भी लग जाती, तो फिर मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। फिर 30 32 में कहीं करूँ मैं, आधा तो खोपड़ी यहाँ तक आधी हो चुकी होती, कोई अंडी बाल दौड़ा आ चुका होता, फिर मतलब क्या था कुछ करने का। तो यही है कि कभी जीवन में शौक नहीं मारने। रही बात मेहनत की, तो देखो मेहनत जो है ना, एक स्मार्ट तरीके से होना, उसकी कोई होड़ नहीं होती, है ना। एक वही बैल कोल्लू के चारों तरफ फिरता है 24 घंटे 12 घंटे, वही वो या तो पानी के लिए यूज हो, चाहे वो जैसे आप घानी में तेल होता है वो निकाल, उसी जगह आप एक नॉर्मल मोटर लगा दो और उसको भी फिराया जाओ, सेम काम वही कर रहा है। उस बैल को आप बेचारे को कहीं और जगह लगा दो, वो मेहनत तो दोनों सेम करेंगे, बस उसमें स्ट्रेटजी है, स्मार्टनेस है। तो वो डेवलप करनी है अपने अंदर। कभी भी भीड़ चाल में नहीं चलना है, वो ऐसे कर रहा है वो ऐसे कर रही है, नहीं। आपको अपनी क्षमताएं खुद को पहचाननी है, ठीक है। मैं अपनी बताऊं, 12th तक नॉर्मल आदमी हूँ, क्योंकि स्कूल भी पास में ही, तुलसी विद्यापीठ स्कूल थी मेरी। 12th मैंने निवेदिता से की थी, बाल्यावाड़ा है, मतलब आगे लाखना रोड है, आपके रिंग रोड के आगे। तो तब तक मैं नॉर्मल था। 11th 12th में मैंने सोचा कि जैसे विराट कोहली उन सबको देख के, उस उम्र में होता ही है ना कि भाई आई एम विराट कोहली 2.0, है ना, आई एम एम एस डी 2.0। तो मैं भी उसी में फंस गया। 2 साल तक मैंने ग्रासफील्ड अकेडमी ज्वाइन करी, धीरे धीरे मैं कोशिश में प्रैक्टिस करता था क्रिकेट की। तो 11th 12th मैंने थोड़ा उधर ही 1-2 घंटे उधर ही शिफ्ट किए। तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार, आपने कौन हालत, क्योंकि वहाँ एक तो वो लेदर बॉल यूज होती थी, और उससे मेरे 1-2 बार लग गई। तो लगने के बाद मेरा इतना गंदा डर बैठ गया
कि मैं कैच तक छोड़ने लगा। और फिर वो होता है ना कि सब आपको बुली करने लगते हैं, यार तू क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तब मेरे को समझ में आ गया कि यार छोड़ देते हैं। फिर दिमाग में आया मैं छोड़ दियो तो गाँव का जान पत्तो कि वो क्रिकेट खेल बजा जब कहीं खेला मेरे उस विराट कोहली 2.0 का क्या होगा। मैं कहा यार तो परेशानी, बट फिर मैंने छोड़ दी। फिर मैं फर्स्ट ईयर में आया, मैंने साथ में पहले एनसीसी ज्वाइन की, नेशनल कैडेट कोर। 3 साल ग्रेजुएशन के साथ मेरा पूरा ध्यान ही वहीं गया। 2021 के मौके में एक संस्थान में बैठा था, तब जो चेयरमैन थे उन्होंने मतलब वो सारी चीज़ें देख के कहा कि मुझे लगता है ग्रेजुएशन से ज़्यादा आपने एनसीसी की है। मैं कहा हाँ बिल्कुल की है। तो उसके बाद में मेरे कैरेक्टर में या फिर यूँ कहें कि पर्सनैलिटी में इतनी विविधताएं आई हैं, तो जीवन में विविधताएं भी लानी है इस पर्सनैलिटी में, है ना। यहाँ कौन की सारे दिन कॉपी किताबों में लाके रहो। ये जो मैं मानता हूँ, इसमें मैं इंटरव्यू के टाइम लगभग इस बार में मेरे 5 से 7 मिनट मेरा इंटरव्यू एनसीसी पर चला। और नो डाउट मैं एनसीसी बेस्ट कैडेट रहा हूँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ मैं। ऑल इंडिया नेशनल कैडेट कोर का एक ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप होता है, उसमें उसी से हम टॉप 5 थे जिनको ओएसडीज मिला, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट कैंप। उसका मतलब होता है आपको इंडियन नेवी जो है वो आपको अपना एम्बेसडर बना करके फॉरेन कंट्रीज पे भेजती है। उसमें मैं 5 अफ्रीकन कंट्रीज, जिसमें आपके मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, तंजानिया, इन में देशों में मतलब मेरा था। केरल तक हम पहुंचे, लेकिन उस समय मेरे साथ ट्रेजेडी हुई कि क्योंकि भाई अब यार इंटरनल जो डिपार्टमेंटल इश्यूज होंगे कुछ, तो हमें मना कर दिया गया कि भाई आप कोस्ट गार्ड की शिप से जा रहे हो, जबकि आप कैडेट हो नेवल विंग के, तो आपकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन नेवी की है, ना कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स की। इन बिटवीन अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कुछ भी इन बिटवीन द सी कुछ होता है तो फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब यार मन भी कौन पता वो क्या भी हुआ, बट हमें दिल्ली से लेटर मिला उससे, केरल में जो हमारा यूनिट था वहाँ पर, कि भाई द कैडेट्स हु आर विलिंग टू अबोर्ड ऑन द शिप फॉर 5 अफ्रीकन कंट्रीज आर डिनाइड टू अप्रूव। तो मतलब यार सोच रही है यार ये क्या हुआ। तो वो अभी भी मैं सोच रहा हूँ, मुझे अभी भी बुरा लग रहा है। तो फिर 2 दिन मैंने सेम टाइम टिकट करी केरल से जयपुर। 2 दिन मुझे लगे, पूरे दोनों दिन मैं बस ऐसे मतलब रोयो तो हाथ को अंदर बाकी रही को। मतलब आप सोच के देखो कि आपको भी शायद 2-5 को तो बुरा लगा ही होगा, या बुरी बावड़ा के साथ किस किस को लगा। तो अब सोचो मन तुम्हारी साथ ही तो बहुत बुरा लगा। बट इन 2 दिनों ने ना मतलब इतना इतना वो कर दिया ना कि अभी ये था कि अब मेरी जिद ये थी कि जीवन में मतलब मैं फिर घर आया, मेरे भैया, बड़े भैया महेंद्र भैया, उनका ही B2 बैच था। उन्होंने मुझे कहा कि एक कोचिंग बताई, उस कोचिंग से आप ऑनलाइन कोर्स लो सिर्फ मेंस का। तब से, और उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अब ये कोशिश करना कि सरकार तुझे खुद एम्बेसडर बना के भेजे, अब उतना मुकाम हासिल करना है। मेरे वो तब से वो जिद थी। उसके बाद में मैं लगा रहा, 21 की वैकेंसी पहला अटेम्प्ट था, इंटरव्यू तक गया, 1010 रैंक रही। उसमें क्या समस्या थी वो मैं बता दूं, इस बहाने आपको भी पता चल जाएगा कि क्या ध्यान रखना है। 21 में क्या हुआ, कंसेप्ट सारे क्लियर थे। सिलेबस 18, 16, 13 में जैसे आ रहा था ना वैसे ही था। सीधे फैक्ट दी पूछे जाते थे, डालो नंबर लो। फोर्थ पेपर हाई वेटेज हमेशा। 21 में क्या हुआ कि 3 पेपर मेरे अच्छे थे दैट टाइम। मेरे पहले पेपर में 82 नंबर थे, जो दैट टाइम के टॉप 100 टॉप 200 बच्चों के थे जो अच्छी रैंक में थे। दूसरे पेपर में 86, तीसरे में शायद 82 के आसपास थे। फोर्थ पेपर में आप गेस करो कितने होंगे। कर लो यार, तो कर लो, है ना। 50, अतरो भी मत मारो। 75 मार्क्स। वहाँ फिर इंटरव्यू में 85 नंबर थे, तो वहाँ मैं डाउन हो गया। अब मैं था ना 75 नंबर की भी बात बता दूँ। देखो होता क्या है, कई बार हम उन चीज़ों को महत्व देना शुरू करते हैं जिनको शायद ज़रूरत नहीं थी, और उन चीज़ों को महत्व देना कम कर देते हैं जिनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे ही मैंने किया। हालांकि 3 पेपर 4 पेपर तो चारों को मैंने बराबर ही रखा, लेकिन मैंने यही गलती कर दी कि मैंने, चल रहा है ना ये, कि मैंने इसको पेन का है। हम्म, जैसे देखो 4 पेपर है और एक पेपर कितने नंबर का है, ये सही है डिस्प्ले पर कलर, ठीक, वाइट ले लेता हूँ। पहला पेपर 200, दूसरा 200, तीसरा और चौथा। आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज ले रहे हो जिसमें आपको 600 नंबर के पेपर हर बार मिल रहे हैं। तो अपनी संस्थान की भी टेस्ट सीरीज सबका यही फॉर्मेट होता है। और कि भाई आपके एक मतलब जैसे फुल लेंथ में तो 200 200 के 3 चले गए, और जो आपके टॉपिक वाइज होंगे उसमें मान लो एक दिन हिस्ट्री आ गो, एक दिन इकोनॉमी, एंड इन साइंस आर्ट, या फिर आपका एथिक्स आ गया, इधर पॉलिटी IR ऐसे आ गए, और एक चल रहा है ये, और इसके कितने 200। मैंने भी यही गलती की, मैं इसी तरह देख रहा था कि यार ये 600 से ये 200, तो ज्यादा ध्यान कौन पर देना चाहिए, यही मैंने गलती करी। तो मैंने इस पे दिया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, पहला हम तू ले जा 82 जो बहुत टॉप लोगों के थे, दूसरा हम 86 ले जा, और चौथा हम 84 ले जा, और फिर तू तो कि तू ये ले जा मार सो। अब अगर यही नंबर ना मुझे यहाँ चाहिए थे कम से कम 120 के आसपास, तो अब ये गलती कभी जीवन में नहीं करनी है। ये जो 3 भाई है ना वो अपनी जगह है, और वो एक अलग भाई ऐसा है जो अपनी जगह है। तो अभी जब भी जीवन में अब आगे ध्यान रखो ना, तो हमेशा इस तरह देखना है चीज़ों को, समझ रहे हो। आपका जितना टाइम जाएगा ना मेंस को लेकर के, उसमें आधा पोर्शन इसका होगा और आधा उतना ही उसका होगा, ये ध्यान रखना। ये तीनों, इनमें समस्या क्या है कि ये जीके हैं, जिसे हम कहते हैं जनरल और जनरल साइंस। इसमें आपको कुछ भी ऐसा पूछ लिया जाएगा जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, नो डाउट। जिसमें आप 23 की बात कर लो, 2023 की, उसके अलावा बारी 25 वाला,
कुछ भी पूछा जा रहा है ना। इधर आपको इतनी श्योरिटी है कि आपसे जो भी पूछा जा रहा है ना, वो आप सिंगल बंदे ऐसे नहीं हो जिसको नहीं आ रहा, या फिर आपसे सिंगल नहीं पूछा जा रहा, वो सबसे पूछ रहा है ये हिंदी। इसमें भी आप अगर ग्रामर की बात करो तो था कि हिंदी की 50 की और आपने साइंस उसकी इंग्लिश की 20 की, तो ये 70 नंबर ऐसे हैं जो आ रहे हैं तो आपको भी आएंगे, नो डाउट, नहीं आ रहे तो आपको भी नहीं आएंगे, आपको नहीं आएंगे तो वो किसी को नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 3-4 मेजर जो बुक्स चल रही है या फिर जो हम रेफरेंस जहाँ से लेते हैं वहां से आपको ये मिल जाएंगे। समस्या निकल के आती है जो बाकी का आपका लगभग 130 मार्क्स का जो पोर्शन रह गया ना, जिसमें आप जिसे बोलते हैं एलेबोरेशन या कॉम्प्रीहेंसिव, वो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क छोड़ता है हमारे ऊपर। और मेरे सबसे कम इसमें मेरे लगभग मुझे लग रहा है 50 में से 25-30 के आसपास नंबर थे। इंग्लिश में भी अच्छे थे, मेरे को मारा इसने। और मेरे लिए सबसे बड़ी मतलब यूं कहें कि थोड़ा शर्म वाली बात है, मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश से की है मैंने, उसके बावजूद मेरा जो 10 नंबर का एक एलोबरेशन आता है इंग्लिश में, जिसमें मैंने लिखा था द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, उसमें उस बंदे ने मेरे लास्ट में 0 दे के लिखा है द कैंडिडेट हैज नॉट अंडरस्टूड द थीम। ये सोचने की बात है, मतलब इस स्तर पर था मेरा कॉम्प्रिहेंसिव 2021 वाले में। तो उस स्तर से फिर मेरे को लगा कि भाई अब कल्याण मुश्किल आ पड़ो और मारा चक्कर में कोई और को भी रुक लो। तब से फिर मैंने ये पार्शल किया दोनों को कि मेरे लिए तुम भी जरूरी हो, तुम भी, तुम 3 हो लेकिन तुम एक हो, लेकिन मेरे लिए तुम 3 हो तुम भी 3 हो, या तुम एक हो तो तुम भी एक हो। तब से मैंने पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जिसमें मैंने एक जीके की रखी और एक हिंदी की। जीके मतलब तीनों पेपर की एक, और हिंदी इंग्लिश मतलब एक। और खूब खूब खिंचाई करी है सच में, खूब पढ़ा है, खूब लिखा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश थोड़ा हाथ सुई समझ वाला हो। और उसमें भी मेरे साथ समस्या कि 21 में जो सबके साथ होती है, यार ये 70 नंबर का है, आराम से नंबर ला सकते हैं, संधि तो है लिख दो, उपसर्गी तो है लिख दो, आर्टिकली तो है लिख दो। लेकिन समस्या वहां आ गई कि वहां पर आपको ना तो ऑप्शन दिए जा रहे हैं और ना ही आपको ये पूछना चाह रहा वो कि आप, क्योंकि वेरिएशन नहीं है ना संधि में, आपको एक संधि कर दी है ना, कोई सी भी अयाधी संधि दे दी, आपको सही लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे एक। लेकिन फिर मैंने ज्यादा ध्यान इस बार मतलब 21 वाली में जो ज्यादा मेरा पूरा ध्यान था ना, वो मैंने आपके ग्रामर पर ही दिया। ये भी मेरी गलती थी, तभी तो मुझे मिला द कैंडिडेट हैज नॉट अंडरस्टूड द थीम। तो इस बार 23 में मैंने सबसे बड़ा काम यही किया कि ग्रामर जो है ना, आप ग्रामर को जीके की तरह समझना थोड़ा सा, कि भाई आगो तो आगो ना है तो ना सही। आपको तैयार हमेशा रहना है कॉम्प्रिहेंसिव के लिए, जिसमें आपका 20 नंबर को निबंध, 5-5 10-10 नंबर के 2-3 लेटर, एक पल्लवन ये हिंदी का, और एक ट्रांसलेशन है ना 10 नंबर वाला। उसके बाद में इंग्लिश में सेम वो एलाबोरेशन पैराग्राफ लेटर, और आपका प्रेसी राइटिंग, दोनों प्रेसी उसमें भी, पल्लवन हिंदी में संक्षिप्तीकरण। तो इस पोर्शन पे ध्यान रखना है। क्यों? ये पोर्शन आपको हिंदी में ही नहीं बल्कि आपको इनमें भी काम आएगा। कैसे काम आएगा? भाई लिखने की कला वहां जब आ रही है ना आप में, तो यहाँ पर भी आपको चाहिए होगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। फिर इंटरव्यू की बात आती है, हालांकि इंटरव्यू के समय तो चीज़ें आप बहुत समझने लगोगे। इंटरव्यू में मेरे साथ समस्या क्या हुई कि जैसे एक बात होती है कि इस रूम में कितनी एलईडी लगी हुई है, इसके अलावा देखो दिया फटाफट पहचान। अच्छा, ये किस किस को पहले से पता था मेरे पूछने से पहले? कभी जब अंदर आया तो क्या उसने कभी देखा होगा ठाला टाइम की भाई कत्ती एलईडी लगी? हाथ करो एक बार। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप एलईडी देखने थोड़ी आए हो यहाँ पर। उसमें है ना, उसमें दो चीजें होती है, एक कहेगा कि नहीं ये सही है, आप कॉन्शियस रहो, आपको पता होना चाहिए एलईडियाँ कितनी है, लाइट्स कितनी लग रही है, पंखे कितने हैं, कैमरा कितने हैं, ऑपरेटर कितना है, पैन कितने हैं, बोर्ड कितने हैं, वो सही है। लेकिन जब इंटरव्यू में आप जाते हो ना, तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। मैं हमारी 21 में बताऊं भाई, मन सभी याद छो, मेरा कितना बड़ा रूम था, घड़ी कहाँ लग रही थी, टेबल का रंग कौन सा था, 4 पैनलिस्ट थे उन्होंने कौन से कपड़े पहने हुए थे, मैं किस पोजीशन में बैठा था, मेरी और उनकी टेबल के बीच में कितना गैप था, और फिर मुझे नंबर मिले 50। मैं पूछू कोई यार यहाँ कहीं गिरे हमारे साथ, तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो तो थारी साथ कर दिया जो कर दिया, तू बाकी साथ कहीं कर रहे हो। मगर मैं तो यहाँ बताया तो ये नहीं करना होता। तो मतलब फिर मुझे समझ यार बात तो सही है, मतलब मुझे सब इतना पता है तो इसके लिए मैंने टाइम कब निकाला होगा वहां पर, कि मुझे इतना कुछ पता चल गया। मतलब मैं जब वो मुझे कुछ पूछ रहे थे मैं तभी उनसे मतलब बाकी बात पर हमारी आंखें जरूर बंडी इंची बढ़िया, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तभी तो मुझे पता चला कि भाई इतना सब क्या है। तो उन्होंने कहा यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है इंटरव्यू के लिए, आपको जहाँ था ना कि आंख और कान खोल रहा को, तो वो रखना है। और डेफिनेटली इस बार मैंने वही रखा। हालांकि आज तो मैंने की बार भी से कि भाई घड़ी कौड़ चीर कहें लेकिन ये है कि मतलब उनकी बातें मैंने ध्यान से सुनी, तो ये ध्यान रखना। हालांकि इंटरव्यू तक अभी टाइम है, और नो डाउट आप इतने फ्लश हो जाओगे, मतलब इतनी पूरी बढ़िया शानदार तरीके से कि आपको चीज़ें इतनी सोचनी नहीं पड़ेगी। तो ये सारी बात थी। और फिर आंसर राइटिंग की बात करता हूँ मैं, नो डाउट देख लो, मतलब जी हाँ खैचन की भाई होना चाहिए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप भी, एक चीज़ होती है ना कि जो मुझ में सबसे कमजोर है मैं उसको इतना मजबूत कर लूँ कि कोई मतलब टक्कर में ही ना हो, मानते हो?
तो बस आज भी सोचो कि भाई मारम कहीं समस्या है, मैं सिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरे पढ़ने में कोई समस्या है, मुझे याद नहीं हो रहा, ये जो भी आपको लगे ना उसको इतना मजबूत कर लो कि भाई वो आपको खुद को क्वेश्चन आप खुद अपने आप पे सोचने लगोगे सच में हो सकता है क्या। जब मैं हमारी बताऊं, मेरी आंसर राइटिंग बहुत मतलब मुझे पता है कि अब जैसे इतने बड़े कंपटीशन में आप इस रेंज पे मतलब मुझे पता है उसमें, तो अब तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मेरी आंसर राइटिंग कैसी। नो डाउट मुझसे ऊपर जो 22 लोग हैं या मुझसे नीचे भी जो उनकी भी बहुत अच्छी होगी, बट मैं इतना श्योर हूँ कि जब मैं लिखूंगा ना तो मुझे पता है कि वो मैं ही लिखूंगा, और वो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें जो मार्क आएंगे ना वो उन टॉप में से होंगे जो अदर के आएंगे। तो आंसर राइटिंग इज द मस्ट। ओके। अब मुझे जैसे मैंने खुद यूट्यूब बनाया तब कई सारे लोगों की डिमांड थी कि मुझे खुद को इन चीज़ों में थोड़ा यही रहता है कि भाई, बट मुझे किसी ने कहा तू नहीं बनाएगा, तेरा नाम से कोई और बनाएगा कल, फिर फालतू में कुछ उल्टा सीधा, तो इसलिए मैंने बनाया। तो बच्चों की सबसे बड़ी क्वेरी एक तो भाई इतना टैलेंटेड मतलब वो होता है ना कितने तेजस्वी लोग हैं देश में, सर मेंस में आंसर राइटिंग का कितना रोल है, ये मुझसे पूछ रहा है। अब यार मैं सीधा जवाब दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, बाकी मैं उसने इतना ही कहा कि जैसे सांस लेने मतलब जिंदा रहने के लिए सांस और शरीर को चलते रहने के लिए भोजन मतलब फूड की आवश्यकता होती है ना, उतना जरूरी है आंसर राइटिंग। तो उसकी क्या है, आप में से कितने लोग आंसर राइटिंग करते हैं डेली? ये गलत बोल दिया ना लास्ट पर, डेली तो करता ही कौन है ना, माई फॉल्ट, बिग मिस्टेक, है ना। ये कौन करता है डेली बताओ देखिए। क्या क्या करते हो आप? कितने पेज? क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? ओके, 2 5 10 ऐसे 3 सेगमेंट बना के ना। तो अब देख लो थे, सबसे बड़ा रीजन था कि सामने से अब लगभग मैं स्ट्रेंथ तो इतना एक्यूरेट होने 500 आसपास होंगे बच्चे भी, ज़्यादा ही है ना। इनमें से मात्र एक इन्होंने कहा कि मैं डेली आंसर राइटिंग करती हूँ। इस बार फॉर्म कितने भरे थे आरएस में? मेंस कितनों का था? इंटरव्यू कॉल कितने का हुआ है? आप किस में हो बाकी? 6 लाख में 120 में या 2500 में? देखो, मतलब इतने ईमानदार लोग बैठे हैं यहाँ पर। हाँ हो तो उसी में, लेकिन अब किस में होना है आपको? वो मैम जैसे उन्होंने आंसर राइटिंग की वो रोज करते हैं, इसी यही है डिफरेंस। संस्थान में भी इतने बैच चल रहे हैं, बच्चे भी बहुत पढ़ रहे हैं, 6 लाख या 8 लाख फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से लास्ट आपको वही 900 ही बच्चे मिलेंगे। रीजन क्या है वो आपके सामने है, मुझे अब शायद इस बिंदु पे तो आगे बोलना ही नहीं पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग इज द मस्ट, और डेली आंसर राइटिंग। सुबह भाई वॉशरूम जाते हो, नहाते हो, रोटी खाओ, सोवो, गप्पा मारो, क्लास ले, पढ़ो, तो फिर आंसर राइटिंग क्यों छोड़ रहे हो? अब उसमें एक समस्या सर तो थोड़ी है ना, 19 20 तो फिर भी चलता है, इतना थोड़ी होता है। तो उसका देखो क्या होता है कि जैसे मैं हमारी बताऊं, तो आंसर राइटिंग की बात करते हैं। देखो, अब से आपको जो करना है वो मैं थाने बता दूं फटाफट। ये 2 पेज से कॉपी रखनी है, रफ कॉपी। ईबा ने थोड़ा रफ कॉपी वाला होगा, उठ पला जली कॉपी, रफ कॉपी रखनी है। जो जो हम पेपर जैसे हमेशा से करते हैं, जो मैथ की एक्सरसाइज के लिए रखते हैं वो, उसमें ये 2 पेज है फ्रंट के। इसमें जो फर्स्ट पेज है वो विद्या की, विद्या माता बेणी छोड़ दो, उसके अलावा दूसरा और छोड़ दो। जो नेक्स्ट फर्स्ट पेज है ना, आज उसकी उसकी कल आज 30 तारीख होगी ना, मैं कल का टारगेट दे रहा हूँ इसलिए 30 लिख रहा हूँ, है ना। उसके बाद में एक, नहीं 31, उसके बाद में एक, ये 2, ये हो गया आपके रोज के 2 पेज। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, आज पूरे दिन में जो भी आपकी क्लास लग रही है, जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, खुद अपने अलग अलग संस्थान से सर कोई भी दे कुछ भी दे आपसे, उससे अलग आपको खुद के आंसर क्वेश्चन लिखने हैं। इसमें पहले 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें छोड़ो 4 लाइन, कति, फिर 2 को लिखो, फिर छोड़ो 4, फिर 2 को लिखो, छोड़ो 4। अब इसमें फिर लिखो 5 को, कति लाइन छोड़ो 8, ठीक है। फिर आपके पास स्पेस बचेगा, फिर छोड़ो 8। इस पहले पेज में 2 नंबर के 3 क्वेश्चन, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे जाओ और इम लिखो 10 नंबर वाला क्वेश्चन, और वो पूरा होना चाहिए। सुबह उठो, मैं मेरी बताऊं, किसी कोई वॉशरूम बिना सिगरेट पिए नहीं जाता, कोई बिना चाय पिया कौन जाए। मैं ऐसा आदमी था, अब तो कर क्यों हूँ, जो बिना आंसर राइटिंग किए नहीं जाता था वॉशरूम, मतलब मेरा दिन ही इसी से शुरू होता था। तो ये आपका भी होना चाहिए। कोई को दिन अगर 12 बजे भी शुरू हो रही हो ना दोपहर का, तो वो भी यही करना कि भाई उठते ही आपने रात को जो भी क्वेश्चन लिखे हैं ना उनके आंसर लिखो। उससे क्या होगा, मान लो फिर रात ने 10 बजे सो रहे हो, 10 से लेकर सुबह अगर 6 बजे भी उठ रहे हो ना, तो इसके बीच में अगर कम से कम आपके दिमाग में जब भी आंख खुले 5 बार आपके दिमाग में ये प्रश्न घूमे ना कि यार मैं प्रश्न लिखे तो सुबह भी क्या लिखूला मैं, 5 बार भी, आप समझो आप उन 2500 के अंदर हो। ये आपकी अंतरात्मा ही आपको इतनी शक्ति देगी कि भाई आप अपने आप समझने लगोगे धीरे धीरे कि भाई कि हम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप जब सोओगे उसके बीच में आपका दिमाग 5 बार स्ट्राइक करेगा कि आपने कुछ क्वेश्चन लिखे थे, फिर आप धीरे धीरे सोचने लगोगे कि इसका आंसर ऐसे में लिख सकता हूँ, इसका आंसर ऐसे में लिख दूँ, इसका आंसर ऐसे में। ये करो, कंटिन्यू रखो, ये क्लासेस चल रही हैं, है ना। उसके बाद में पूरा इसी तरह शेड्यूल चलेगा, एक दिन पहले क्वेश्चन लिख लो और पूरी रात या दिन में दिमाग के अंदर घूमने दो उनके कि भाई किस तरह मैं फॉर्मेट करूँ। फिर लास्ट में जब अपने मंडे को चल रहे हैं ना टेस्ट शायद बैच वाले,
अच्छा 10 दिन पर है अभी, है ना? हाँ, क्योंकि सर भी समझ गए ना कि तेज इतना आप लोगों में कि आप 10 में देना पड़ेगा। पहले 2 साल, 1.5 साल पहले तो वीकली होते थे। क्योंकि वही है ना, जब इतने में से एक बच्चा आंसर राइटिंग कर रहा है तो फिर वो रिदम इतना कम है, तो वो फिर टेस्ट दो 10 पर। तो ये शेड्यूल बनाओ, आधा घंटा लगेगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा, आपको एक तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज। क्या मैनेज करना है? मैनेज करना है टाइम, मैनेज करना है प्रेजेंटेशन और स्पीड। ये आप धीरे धीरे सीखोगे। ये चीज़ें जहाँ लैंग्वेज के लिए हम कहते हैं ना, जैसे मैं एमए हूँ तो हमारे सबसे बड़ा कोट ये होता है कि लैंग्वेज आप जो है, एक होता है बचपन से सीख लेते हो वो है, और अगर आपको जीवन में दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट करना है ना लाइफ में, तो आपको दूसरा है तो जीवन लेना पड़ेगा, तो इतना लंबा समय देना पड़ेगा जिसकी ओर नहीं है। अब यार 3 साल में क्या हुआ मुझसे, जब मुझे आखिरी में यही लिखने को मिला कि द कैंडिडेट हैज़ नॉट अंडरस्टूड द थीम। इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो है ना वो बहुत लंबा टाइम लेती है। उसी तरह ये आंसर राइटिंग, ये भी क्या है, स्किल है। जब हम बात करते हैं, एक होता है आर्ट और एक होता है आपका कल्चर। कल्चर चलो छोड़ो, आर्ट का मतलब है कला, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। और वो आर्ट कब डेवलप होगी, जब आप रोज ये चीजें करोगे। 15 दिन कर लो, महीना कर लो, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, खुद को लगने लगेगा कि भैया। अब ये मत पूछो कि इसी पे ध्यान क्यों, आपने प्री का तो कुछ बताया ही नहीं। तो प्री को तो मैं खुद का ही बताऊं, इस बार मारे 75 नंबर आया यार, तो मैं क्या बताऊं प्री का, तो मैं खुद डार्क जोन में था इस बार। तो प्री मेरी में अपना एवरेज ही रहा है, और इसमें ज़्यादा ना तो किसी को भावुक होना है ना परेशान, कि प्री वैसे क्वालिफाई है तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को देखना है। और प्री के लिए मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है। प्री में मथन एक बात बता दूं, वो मेंस में भी है और प्री में भी है। क्या, वही बात कि जीवन में उपयोगिता हर किसी की होती है ना? एक मक्खी भी मेरे आसपास फिर रही है ना, तो वो भी या तो जर्म छोड़ रही होगी, जम्स, या फिर ले रही होगी। एक मच्छर मुझे काट रहा है ना, वो कहीं और भी उसका जो जहर है वो खत्म कर रहा होगा। एक छिपकली हमें दिखने में बुरी लगती है, लेकिन वो जितने भी जम्स है या मच्छर उनको खाती है। तो देर इज न, मतलब होता है ना कि भाई यहाँ पर कोई यूजलेस नहीं है। तो उसी तरह प्री और मेंस हर जगह अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उनको बराबर वेटेज देना है। जिस तरह अपनी फैमिली में 2 भाई हैं, एक मम्मी और पापा, चारों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ना, और चारों को सेम अहमियत देनी है। उसी तरह हमेशा अपनी जो मतलब खास करके प्री की बता रहा हूँ मैं, जितने भी सब्जेक्ट है सबको बराबर रखना है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, चाहे पॉलिटी हो चाहे आर्ट हो, चाहे कल्चर हो चाहे ज्योग्राफी हो। हर सब्जेक्ट को बराबर जो है आपको पोर्शन में ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है कि 10 लोग हैं। अब मैं अभी लास्ट मैंने एक बरोट का ट्रिप किया था हिमाचल, जस्ट पिछले महीने अक्टूबर में, रिजल्ट शायद इंटरव्यू के बाद में अभी 2 अक्टूबर नहीं आयो मैं। हम 5 लोग जाने वाले थे और आखिरी में गया मैं एक अकेला। क्यों? क्योंकि आखिरी में कोई ना कोई छूट जाता है। उसी तरह हम जब पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है जब वो कुछ ना कुछ हमारे साथ कर देता है, या वो मतलब हिला देता है हमें। उसका सॉल्यूशन क्या है कि या तो अपने आप पे इतना बिलीव रखो कि मैं कर लूँगा, और दूसरा सारे सब्जेक्ट्स को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। रीजनिंग, मैथ, प्री का बता दूँ मैं, जिस तरह मेंस में आंसर राइटिंग इज द मस्ट, प्री के अंदर 4 सब्जेक्ट इज द मस्ट, करंट अफेयर एंड आपका इकोनॉमी सर्वे। हालांकि अभी पेपर इस तरह के ही बन रहे हैं कि करंट अफेयर भी थोड़ा सा ऐसा लगता ही है कि नए मामा सु काणो मामो चोको। तो ये 2 हो गए, उसके अलावा मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको आज से ही कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मैं खुद बीए से हूँ जैसे, तो मेरे एवरेज 5-1% सही है मैथ में, बट 5 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि मैं 7 या 8 नंबर बढ़ा लेता हूँ अपने, और मेरे कट ऑफ में वो उतना ही फर्क रहता है ना, मैं भी कट ऑफ में आज मतलब झूलता रहूँ। तो इसलिए इन 4 सब्जेक्ट पे हमेशा ध्यान रखना है। अब करंट अफेयर तो हालांकि 6 महीने पहले का पढ़ना होता है, उसमें आप ढिलाई कर सकते हो। इकोनॉमी सर्वे में भी थोड़ा कर लो, उनका टाइम आप रीजनिंग और मैथ को दे लो। रीजनिंग भी अच्छा सब्जेक्ट है, 5-6 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाले आते हैं उससे। अब आप जब लगभग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होंगे ना, कथन, निष्कर्ष, अजम्पशन एंड वो सब, उनमें जब आपको लगेगा ना कि मैं 70 से 80% एक्यूरेट होने लगा हूँ, दैट टाइम मान लेना आपका प्री निकल जाएगा। कि वो कोर होते हैं आपके कंसेप्ट वाले। पहले वो पाइप फूट गया, अब आप क्या करोगे, कार्रवाई क्या होनी चाहिए, ये वो आपके जो आपने जो अब तक कंसेप्ट सीखे हैं ना, वो उनको बताता है। तो उन पे कमांड शुरू करनी है। वो 5 क्वेश्चन आते हैं शायद रीजनिंग में, वैसे 5 से ज़्यादा ही मानो। तो प्री के लिए, हाँ प्री के लिए ना अभी से थोड़ा ध्यान रखना, प्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस है। और उसमें भी आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग देखनी है कि भाई रोज करो। मेरी यही बात रखना, जब सुबह उठने से शाम होने तक सारे काम कर रहे हो तो आधा घंटा में कहीं है जा। जब आप शुरू करोगे ना तो आपको लगेगा कि टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन समय के साथ आपका टाइम बहुत बचेगा। अब एक मैं टाइम मैनेजमेंट की बात बताऊं, उसमें क्या होता है कि हमें कई बार लगता है कि भाई कितना टाइम दे, ये 2 नंबर का है, 5 का और 10 का है। मैं मेरा बताऊं, एवरेज मुझे इसमें 2 ही मिनट लगती है। एवरेज मुझे इसमें 5 से 6 ही मिनट लगती है, और मुझे इसमें 10 से 12 मिनट ही लगती है। तो ये जो मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके बाद इतना कुछ लिखने के बाद भी मेरे पास मेंस में लास्ट में कम से कम 5 से 10 मिनट बचती थी। और इस बार की कॉपियां तो देखी होगी, इतनी छोटी छोटी लाइन दी है, दबा के पेज छोड़ रखे हैं, कम से कम शायद मेरे हिसाब से 30 या 40 लाइन है 10 नंबर वाले में, जबकि 19-18 आती थी पहले। तो वो सब कब बना, जब आपके पास स्पीड होती है। स्पीड कब डेवलप होगी, जब आप रोज लिखोगे। ये मतलब मेरी तरफ से मैं जो था ना बता रही हूँ, ये सबसे जो टॉप है ना वो स्पीड है। 2 नंबर का क्वेश्चन आप 2 में कंप्लीट करो, 5 का 5 से 6 में, और 10 का 10 से 12 में। ये जब अचीव कर लोगे ना, तब इतना श्योर हो जाना कि चाहे मुझे कोई क्वेश्चन आए या ना आए, चाहे मेरा कुछ हो या ना हो, मैं पेपर खाली नहीं छोड़ूंगा।
मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेजर है कि भाई आप टाइम किस तरह मैनेज करें, और ये कब डेवलप होगा। और हाँ, ये इसी तरह होगा। बाकी आंसर नोट्स खुद बनाया करो, जो है ले आप तो उनको भी अपने हाथों से बनाओ। उससे क्या होता है, आपके हाथ फ्रीक्वेंट होते हैं। मेरे जो मैं पहला नोट्स बताऊंगा, जो मैं ज्योग्राफी का रागा बनाया, मन खुद ने शर्म आ जाए, मैं लखो दी अकॉर्डिंग, क्योंकि वो पहली बार होता है। हम बड़े बड़े चौड़े चौड़े काफी मोटे मोटे ग्रंथ बना लेते हैं। तो वो क्या करो, जैसे अभी यहाँ पे लिखे जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि इनको भी आप घर जाके थोड़ा सा शफल, मतलब थोड़ा सा पास पास में इकट्ठा करने की कोशिश करो, अभी से थोड़ा डेवलप करो। एक शॉर्ट नोट्स वाला आता है, तो भाई ईमानदारी से मैं खुद भी कौन बनाया कभी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि एक बार पढ़ लूँ, दो बार पढ़ लूँ, फिर तीसरी बार आओ जी वो कहीं को से, क्योंकि वो समझ ही नहीं आते ना, इतना इतना कंसेप्ट हो जाते हैं। इससे बेटर है कि आप चीज़ों को स्टेटमेंट वाइज मत लिखो, आप सीधा फैक्ट पे फैक्ट लिखो, और खुद के पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना लो। एक मैंने एक अपनी टर्म निकाली थी, पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिखने हैं, तो वो कर